हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे। और प्यारे, आपका केमिस्ट्री का क्लास कल से शुरू हो चुका है, ठीक है। कल से आप लोगों का केमिस्ट्री का क्लास हो चुका है, जिसमें आप लोग कुछ टॉपिक पढ़े थे और उसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट सेकेंड आपका आज से होने वाला है। तो प्यारे चलिए आज शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक सुविचार है, तो वो सुविचार जान लेते हैं। चलिए देखिए, मेहनत वह सुनहरी चाबी है। क्या है? मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल देती है। क्या? मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। यानी मेहनत के बल पर आप अपने भविष्य के किसी भी है सो गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे चलिए अब है सो देख लेते हैं कल है सो क्या क्या हुआ था, उसका थोड़ा है सो देख लेते हैं। प्यारे कल है सो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जाने थे। इसमें क्या क्या हो गया है वो देख लेते हैं। पहला था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने थे और उसका उदाहरण। उसके बाद है सो रासायनिक विशेषताएं के बारे में जाने थे। क्या है विशेषताएं? गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद पढ़े थे रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। आखिर रासायनिक समीकरण क्या होता है वो जाने थे। उसके बाद रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम को जाने थे। इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और कैसे होता है वो भी जाने थे। इसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानते। जहां तक कि पता है मुझे कि यहां तक आप लोगों का हो चुका था। प्यारे आज है सो आज का टॉपिक आपका रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। प्यारे देखते हैं आज क्या है रासायनिक संतुलित करने की विधि। प्यारे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक सरल विधि है जिसे अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक सरल विधि होती है जिसे क्या कहेंगे? अनुमान द्वारा संतुलित विधि। तो प्यारे अनुमान द्वारा संतुलित विधि के बारे में जानते हैं क्या होता है अनुमान द्वारा संतुलित विधि। इस विधि में जो होता है कि समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेतों और सूत्रों के ठीक पहले, इस विधि में समीकरण से संबंधित पदार्थों के संकेतों व सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणक यानी आवश्यक जो गुणक का होगा वो उसका प्रयोग किया जाता है। और गुणक का चयन इस प्रकार किया जाता है कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। प्यारे इसको ऐसे ही समझिए कि ये जो रासायनिक समीकरण है इसके दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, ठीक है। यही आपका है संतुलित करने की विधि है। जैसे देखिए Mg प्लस HCl यानी मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो इस समीकरण में Mg कितना है? Mg इधर एक ही है, इधर भी कितना है? समीकरण के दाईं तरफ एक। उसके बाद HCl कितना है? HCl यानी H कितना है? इधर 2 है, इधर एक ही है, तो इसको 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2, ठीक है। 2 करने के बाद अब देखिए H आपका 2 हो गया और क्लोरीन भी यहाँ 2 हो गया इस साइड यानी अभिकारक की तरफ। उसके बाद एरो चिन्ह के दाईं ओर क्लोरीन कितना है? 2, इधर भी 2 हो गया और मैग्नीशियम कितना है? 1 और इधर भी 1 है, तो यानी दोनों समान हो गया। इस प्रकार है सो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसका कुछ उदाहरण लेते हैं प्यारे, देखिए क्या है। कुछ आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है, उसे संतुलित करेंगे प्यारे, ठीक है। तो जैसे आपका है सो असंतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो देखिए जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु को ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ मिलाया जाता है तो आपका क्या बनता है? जल बनता है। यानी ये आपका हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु को जब मिलाया जाता है तो आपका क्या बनता है? जल बनता है। जल ये आपका है सो
संतुलित नहीं है समीकरण, इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है इधर समीकरण के बाईं तरफ 2, और इधर कितना है समीकरण के दाईं तरफ 2, यानी हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ समान है। उसके बाद ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है इधर समीकरण के बाईं तरफ 2 है, और ऑक्सीजन समीकरण के दाईं तरफ कितना है, 1 ही है, तो इसको 2 बनाना होगा। क्या कितना बनाना होगा, 2 समीकरण के दाईं तरफ बनाने के लिए यहाँ 2 से इसको गुना करेंगे, तो 2 से गुना करने पे हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो फिर हमको हाइड्रोजन समीकरण के बाईं तरफ 4 बनाना होगा। इसके लिए 4 बनाने के लिए हाइड्रोजन को 2 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, और समीकरण के दाईं तरफ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन 2 हो गया, उधर भी समीकरण के दाईं तरफ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इस प्रकार ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। पहले आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण था, उसको संतुलित यहाँ किया गया है प्यारे, ठीक है। उसके बाद मीथेन का दहन, जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो प्यारे देखिए यहाँ कितना कितना है तत्व के परमाणु, तो वो उसके अनुसार ऐसे संतुलित करेंगे। पहले यहाँ समीकरण के दाईं तरफ देखिए कितना है, समीकरण के दाईं तरफ देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ 1 है, और समीकरण के बाईं तरफ देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो ये ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 4, इधर कितना है हाइड्रोजन समीकरण के दाईं तरफ 2 ही है, तो इसको बनाने के लिए 4 बनाने के लिए कितना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करने पे हाइड्रोजन तो 4 हो ही गया, लेकिन ऑक्सीजन आपका इधर हो गया 2 और इधर हो गया 4, तो 2 2 4 हो गया। तो इधर बाईं तरफ 2 ही है, आपका 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए ऑक्सीजन को 2 से गुना करेंगे। कितना करेंगे, 2 से गुना, यानी 2 ऑक्सीजन के पहले लिखेंगे। तो ये आपका कितना हो गया, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन बाईं तरफ भी 4 हो गया, और इधर समीकरण के दाईं तरफ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, इधर 2 हो गया, इधर CO2 में 2 है और H2O में 2 हो गया, तो 2 2 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ठीक है, कार्बन 1। तो ये आपका इस प्रकार ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है प्यारे। प्रोपेन का दहन, इसके बाद है क्या, प्रोपेन का दहन। प्रोपेन का दहन, जब प्रोपेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जब प्रोपेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, CH3H8 प्लस O2, यानी ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, 2 परमाणु के साथ, अणु नहीं, 2 परमाणु के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। प्यारे यहाँ ध्यान दीजिएगा, कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 3, उसके बाद यहाँ कितनी है, 2, 1 ही है, तो इसको 3 है, तो इसको 3 बनाएंगे पहले, 3 बनाने के बाद ये कितना हो गया, कार्बन की संख्या इधर भी 3 और इधर भी 3। तो अब जाके देखेंगे, तो अब जाके हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है, इधर 8 है, इधर कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 ही है, तो 2 बनाने के लिए इसको 4 से करेंगे गुना, कितने से, 4 से गुना करने के बाद ये आपका 8 तो हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का भी देखेंगे, ऑक्सीजन इधर 2 ही है, इधर कितना है ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन है 3 दूनी 6 और प्लस 6 और 4 10 हो गया, 3 दूनी 6 और इधर 4 ऑक्सीजन, 6 और 4 10, तो 10 हमें बाईं तरफ भी बनाना होगा। 10 बनाने के लिए ऑक्सीजन को यहाँ 5 से गुना करेंगे, कितने से, 5 से। तो 5 से गुना करने के बाद ये आपका है सो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाते हैं तो इसका समीकरण यह हो जाएगा, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के 2 परमाणु से करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो प्यारे यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम कितना है, इधर Mg कितना है, 1, इधर भी 1 है, चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ 1 ही है, यानी समीकरण के दाईं तरफ 1 ही है ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए यहाँ से 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने के बाद तो Mg भी यानी मैग्नीशियम डबल हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन भी डबल हो गया। ऑक्सीजन डबल हो गया तो दोनों तो बराबर हो ही गया, लेकिन Mg को हम डबल करना होगा समीकरण के बाईं तरफ बराबर करने के लिए मैग्नीशियम को 2 से गुना करना होगा, कितने से, 2 से।
तो ये आपका इस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया? ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इससे पहले ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण था। उसके बाद अमोनिया का संश्लेषण, इसका जो समीकरण देख लीजिए, नाइट्रोजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब मिलते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब मिलते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है, यानी NH3 का निर्माण होता है। तो प्यारे इधर नाइट्रोजन कितना है? 2, इधर 1 ही है, तो 2 बनाने के लिए NH3 को 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने के बाद नाइट्रोजन तो 2 हो ही गया, लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास कितना हो गया? दाईं तरफ 6 हो गया। तो 6 हो गया तो इधर हमके बाईं तरफ भी आपको 6 बनाना होगा। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन को 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करने के बाद तो ये आपका बाईं तरफ भी हाइड्रोजन 6 हो गया, उसके बाद दाईं तरफ भी आपका हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है प्यारे, इस प्रकार ये भी आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। उसके बाद आयरन और भाप की अभिक्रिया, आयरन और भाप की अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण है आपका क्या? Fe यानी आयरन की अभिक्रिया जब जल से करवाई जाती है तो क्या होता है? Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिए, Fe, इधर Fe कितना है? आयरन कितना है? 1, इधर कितना है? 3। तो 1 है इधर, इधर 3 है, तो इधर आपका है सो बाईं तरफ आपको 3 बनाना होगा। 3 बनाने के लिए यहां से 3 से गुना करना होगा, तो यानी फिर आयरन कितना हो गया? 3। उसके बाद इधर ध्यान दीजिएगा, इधर भी 3 है Fe, तो इधर भी 3 हो गया। ठीक है, अब जाके ध्यान देंगे किस पे? तो हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन इधर 2 ही है, इधर भी 2 है। चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन पे ध्यान देंगे, ऑक्सीजन कितना है? दाईं तरफ ऑक्सीजन 4 है और बाईं तरफ ऑक्सीजन 1 ही है। तो प्यारे 4 बनाने के लिए इसको 4 से गुना करेंगे। कितने से? 4 से। 4 से गुना करने पे ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, तो 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन इधर 2 ही है, तो ऑक्सीजन तो मिल गया, यानी ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। तो इसके बाद हाइड्रोजन है सो 8 हो गया, तो इसको 8 बनाने के लिए यहाँ कितना से? 4 से गुना करेंगे इस दाईं तरफ हाइड्रोजन को। तो ये आपका कितना हो गया? हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, और आयरन Fe कितना हो गया? 3, और इधर भी कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, और इधर भी ऑक्सीजन 4। तो इस प्रकार ये भी आपका रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, इसके बाद क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन का रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। क्या है? NaHCO3 एडो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। अब देखिए इसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं? समान नहीं है, तो समान करेंगे। तो प्यारे देखिए यहाँ सोडियम यानी Na इधर 1 है, इधर 2 है, तो प्यारे एक ही देखिए, जो आपका पहले जो मिलेगा उसके अनुसार है सो चलेंगे। Na इधर 1 ही है, यानी सोडियम 1 है, इधर से सोडियम की कितनी परमाणु है? 2। तो ये आपका है सो 2 है, तो इधर 2 बनाने के लिए यहाँ से 2 से गुना करेंगे। तो सोडियम इधर भी 2 हो गया, इधर भी, यानी दाईं तरफ भी 2 हो गया, बाईं तरफ भी 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 2 हो गया, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर भी हाइड्रोजन 2 ही है। चलिए अब जाके है सो कार्बन की संख्या कितनी है? इधर बाईं तरफ 2, उसके बाद इधर भी कितनी है? 1 और 2, यानी कार्बन भी 2 ही है। उसके बाद ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यानी 6 आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? यानी 6 है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? 6 हो गया, तब दाईं तरफ हम 6 बनाएंगे। कितना? 3 इधर है और इधर 2, 1, 3, यानी इधर भी 6 हो गया। यानी ये इस प्रकार आपका रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। एक लास्ट समीकरण है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सोडियम और पानी की अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल का सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल नहीं, हाइड्रोजन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है प्यारे, सोडियम और पानी की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको संतुलित करना है। ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित करने के लिए पहले क्या देखेंगे? सोडियम कितना है इधर बाईं तरफ? इधर 1 ही है, इधर भी कितना है? 1 है। चलिए छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़िए। हाइड्रोजन कितना है? 2 है बाईं तरफ। इधर कितना है? इधर 3 है, इधर 3 है। तो इसको है सो आप क्या कीजिएगा? 2 से पहले इधर गुना कीजिए। कितना हो जाएगा? इधर 2 है, 2 दूनी 4, तो 4 हाइड्रोजन हुआ। तो 4 बनाने के लिए बाईं तरफ भी 4 करना होगा। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे?
इधर 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने पे हाइड्रोजन तो 4 हो ही गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 4, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी 2, और सोडियम कितना हो गया, इधर 2 है, तो इधर 2 बनाने के लिए इधर 2 से गुना कर देंगे। तो प्यारे ये भी आपका इस प्रकार क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्यारे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, ठीक है। इसके बाद क्या है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यानी रासायनिक समीकरण से किन किन बातों को हमें जानकारी मिलती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। कौन कौन होती है, चलिए आइए अपने स्क्रीन पे देखिए क्या क्या होती है प्राप्त हमें सूचनाएं। चलिए पहला सूचना क्या है, तो पहला है यह अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेतों या सूत्रों की जानकारी याद देता है। क्या है ये, रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्रों की जानकारी मिलती है, यानी उसका जो संकेत होता है, उसका क्या सूत्र होता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है प्यारे। उसके बाद रासायनिक समीकरण यह हमें बतलाता है कि यह हमें बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, यानी अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण से हमें यह सूचना मिलती है कि अभिक्रिया से पहले हमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। ये 2 सूचनाएं आपके प्राप्त होती है। तीसरा सूचना क्या है, अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित यानी प्राप्त, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त प्रतिफलों और प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। तो रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप हमें यह पता चलता है कि प्रतिफल के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी यह देता है, ठीक है प्यारे। इससे यह पता चलता है कि परमाणुओं प्रतिफल के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी भी देता है, ठीक है। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा है यह जो है सो रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चलता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों, यानी अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की भी जानकारी हमें मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, अभिकारक के एवं प्रतिफल के मोल के अनुपात के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये चौथा हो गया। आपका पांचवा आपका हो जाएगा क्या, यह अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमानों का अनुपात को भी बताता है, यानी रासायनिक समीकरण से हमें यह भी सूचना मिलती है कि अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, द्रव्यमान का अनुपात के बारे में। किसके बारे में, द्रव्यमान के अनुपातों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। ये आपका पांचवा हो गया, पांचवा। उसके बाद छठा है, यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, गैसीय, यानी जो गैसीय अवस्था में रहते हैं अभिकारक और प्रतिफल, उसके आपेक्षिक आयतन, यानी जो गैस के रूप में रहेंगे, उस गैस के जो रूप में रहेंगे, यानी गैस के फॉर्म में जो रहेंगे, उसका आपेक्षिक आयतन, जो उसका आपेक्षिक आयतन होगा, यानी वो कितनी मात्रा में है, उसके आयतन के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, ठीक है प्यारे। चलिए ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण से हमें कितनी सूचनाएं मिलती है, ये 6 हमें सूचनाएं मिलती है। तो प्यारे इसमें ये से 6 सूचनाएं आप लोग जान चुके हैं, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्यारे। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक पे जाने से पहले इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है, एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन के जब 2 परमाणु को ऑक्सीजन के कितने परमाणु के साथ, यानी 3 दूनी 6 परमाणु के साथ मिलाया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। क्या, नाइट्रोजन का 2 परमाणु और हाइड्रोजन का 3 अणु के साथ मिलाया जाता है तो 3 अणु या 3 दूनी 6 परमाणु के साथ मिलाया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया का निर्माण होगा। तो ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। देख लीजिए, इधर भी नाइट्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी कितना है, 2 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 दूनी 6, इधर कितना है, 3 दूनी 6, यानी ये आपका संतुलित है। इससे क्या हमें पता चला,
नाइट्रोजन का ये आपका क्या हो गया N, ये संकेत हो गया प्यारे, ये क्या हो गया आपका संकेत हो गया। ये इससे हमें क्या पता चला, ये आपका H क्या है, हाइड्रोजन का संकेत है। और ये NH3 क्या है, ये अमोनिया का सूत्र है। क्या है, अमोनिया का सूत्र है। अब जाके देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, N2 का मतलब होता है क्या, ये मतलब, और नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। इससे हमें ये क्या, ये 3 का मतलब ये क्या हुआ, ये आपका हाइड्रोजन का कितना अणु है, 3 अणु है। लेकिन 3 अणु है, लेकिन एक अणु में 2 परमाणु होता है, तो 3 अणु में कितना परमाणु हो जाएगा, 3 दूनी 6। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन का इस अभिक्रिया में कितना परमाणु है, 6 परमाणु है। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 6। जब अभिक्रिया करवाने पर है सो प्रतिफल के रूप में हमें क्या मिलता है, अमोनिया का 2 अणु मिलता है। यानी 2, ये आपका जो है, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन का 2 अणु हमें प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन का 1 मोल द्रव्यमान के हिसाब, नाइट्रोजन का क्या होता है, ये 1 मोल है। कितना है, मोल के बारे में एक बार और देख लेते हैं क्या है। यहां कितना हो गया, ये नाइट्रोजन का 1 मोल हो गया। ये कितना हो गया, ये 3 आपका हो गया। ये आपका हाइड्रोजन का 3 मोल हो गया। उसके बाद अमोनिया का 2 मोल हो गया, ये प्रतिफल के रूप में। उसके बाद ये आपका हो गया N2 का मतलब हो गया, ये आपका नाइट्रोजन कितना ग्राम है, 28 ग्राम। ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद ये आपका कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 ग्राम। कितना ग्राम, 6 ग्राम। उसके बाद NH3 यानी अमोनिया कितना हो गया, 34 ग्राम। कैसे हुआ 34 ग्राम, जैसे ये आपका हो गया 34 ग्राम। कितना हो गया, 34 ग्राम। उसके बाद आयतन के में भी जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण से हमें किसके बारे में मिलती है जानकारी, गैस अगर होगा तो उसके आयतन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। आयतन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना आयतन, 1 आयतन, और हाइड्रोजन का कितना आयतन, 3 आयतन, और उसके बाद अमोनिया गैस का कितना आयतन, 2 आयतन। ठीक है, इतनी सारी सूचनाएं हमें रासायनिक समीकरण से मिलती है। ठीक है प्यारे, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। क्या है आपका रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। क्या है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, यानी रासायनिक समीकरण के उपयोग करने से हमें किन क्या क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। किसके बारे में, रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में जानकारी। तो पहला लाभ क्या है, चलिए आइए देखते हैं क्या है। किसी भी रासायनिक समीकरण के रूप, किसी भी अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। यानी किसी भी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपण यानी को व्यक्त करना बिल्कुल आसान होता है। इससे समय की किसकी बचत होती है, इससे समय की बचत होती है। इससे समय की बचत होती है, और लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। यानी कम स्थान में ही आप लिख पाओगे। ठीक है, और सेकंड है आपका क्या लाभ, रासायनिक समीकरण की सहायता से, किसकी सहायता से, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा के लिए आवश्यक अभिकारकों, प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा के लिए आवश्यक प्रतिफल कारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के एक निश्चित निर्माण के लिए, यानी प्रतिफल कितना बनेगा उसके एक निश्चित निर्माण के लिए अब अभिकारक के आवश्यक द्रव्यमान की जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा है, आप तीसरा ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण यानी पूरे विश्व में, यानी संपूर्ण विश्व में, यानी पूरे विश्व में एक ही प्रकार के, कितने, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग होता है। यानी आप यहाँ जो रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, ये पूरा विश्व में यानी पूरा वर्ल्ड में आपका एक ही संकेत और एक ही रासायनिक समीकरण जो आप लिख रहे हैं वही रहेगा। कहीं भी चले जाइए आपका वो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण जो होगा वो वही होगा। ठीक है, और अतः वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, इससे वैज्ञानिक का आसानी हो जाता है कि रासायनिक समीकरण जो लिखे हैं वो उससे उसका जानकारी जो है सही मिलती है। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है,
तो ये आपका 3 हो गया क्या, रासायनिक समीकरण के उपयोग करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इसकी कुछ सीमाएं भी होती है, किसकी, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। ठीक है, रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं भी होती है। क्या होती है, रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं यानी लिमिटेशन। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण की क्या है, ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। सीमाएं में क्या है, पहला है, देखिए पहला ध्यान दीजिएगा क्या है, देखते हैं। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, यानी रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस, क्या ठोस, द्रव या गैस की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। क्या कोई कोई रासायनिक समीकरण ऐसा होता है जिससे हमें उसके भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस या गैस की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, यानी नहीं हो पाती है। ठीक है, सेकेंड आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित यानी उत्सर्जित यानी अवशोषित उष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाता है। अर्थात यानी हमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित यानी उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा जो होगा उसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। अर्थात रासायनिक समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि रासायनिक वो जो अभिक्रिया है क्या है, उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी। ठीक है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, सेकेंड आपका हो गया रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है उत्सर्जित उष्मा या अवशोषित उष्मा जो है इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, इससे यह हमें पता चलता है कि उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी, यह हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड। थर्ड हो गया आपका क्या, रासायनिक समीकरण से हमें यह भी पता नहीं चलता है क्या, अभिक्रिया किन दशाओं में हो रहा है, किन दशाओं में संभव है। यानी दशाओं का मतलब हो गया ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, इन सभी में से किसके उपस्थिति में हो रहा है, इसकी हमें किसकी उपस्थिति में हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, क्या नहीं पता चलता है, अभिक्रिया किन किन दशाओं में हो रही है। अब दशाओं का मतलब क्या हो गया, दाब, ताप और सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति, ये सब के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद रासायनिक समीकरण, चौथा हो गया आपका रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी दे देता है, उसके वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता। रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं देता है। क्या यानी वेग के संदर्भ में, यानी अभिक्रिया तेजी से हो रही है या धीमी हो रही है, इसके बारे में हमें जानकारी कोई नहीं मिलती है। ठीक है, कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं कि विस्फोटक के साथ होते हैं, कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जो धीमी गति से होता है, यही आपका हो गया वेग के संदर्भ में। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया क्या, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। क्या हो गया, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। ठीक है, अब जाके अगला आप लोगों का टॉपिक हो जाएगा क्या, अगला टॉपिक नहीं, ये आपका चौथा हो गया। इसमें और है, क्या है, और है, और दो और है सीमाएं, दो और देख लेते हैं क्या है सीमाएं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो पहले, इससे पहले ही थोड़ा देर पहले ही चर्चा की है, क्या कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोटक के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण से हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है प्यारे, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होती है जो विस्फोटक के साथ होती है, परंतु इस रासायनिक समीकरण से हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है, विस्फोटक के साथ जो होगी वो आपकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छठा क्या है, समीकरण हमें यह भी जानकारी, समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्रा खर्च हुई और प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण होता है। अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई और प्रतिफल की कितनी मात्राएं का निर्माण हुआ, इसको ऐसे समझिए। ठीक है प्यारे, अभिक्रिया में कितनी अभिकारक का है सो जरूरत पड़ा और अब अभिकारक के बाद कितनी है सो प्रतिफल का निर्माण हुआ। ठीक है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए ये आपका 6 हो गया, कितना है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। ठीक है,
क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अब जाके है आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। क्या है, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। क्या है, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, यानी रासायनिक समीकरण को आप कैसे अधिक उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है। रासायनिक समीकरण की सीमाओं को दूर करने के लिए, यानी उसके जो सीमाएं हैं उसको दूर करिएगा, उसके बाद ही ना आप रासायनिक समीकरण के उपयोग को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, अधिक उपयोगी बनाने के लिए पहला सीमा को कैसे दूर किया जाता है, तो देखिए पहला है, ध्यान दीजिएगा, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। क्या है, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। ठीक है, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, उनके संकेतों, अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों या सूत्रों के ठीक आगे कोष्टक में ठोस के लिए यानी ठोस के लिए S, द्रव के लिए L यानी I लिक्विड, L यानी लिक्विड, उसके बाद गैस के लिए G लिख दिया जाता है। इस प्रकार पदार्थ के जलीय विलयन के लिए, जो जलीय विलयन होगा उसके लिए AQ अंकित किया जाता है। चलिए इसका है सो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को है सो गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, CaCO3। ये आपका किसके रूप में है, ठोस के रूप में, ठोस के रूप में है। तो ये आपको किसके इसके बगल में क्या लिख दिया गया है, S, यानी ये आपका ठोस के रूप में एरो है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा प्रतिफल के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ है। प्रतिफल के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, ये आपका क्या हो गया, ठोस के रूप में, क्या है, ठोस के रूप में है, ठोस के रूप में है। तो ये आपका है सॉलिड यानी S लिख दिया गया है। प्लस उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका गैस के रूप में होता है। ठीक है, ये गैस के रूप में होता है, गैस के रूप में होता है तो क्या लिख दिया गया है, गैस यानी G कोष्ट के रूप में। ठीक है, जब जिंक की अभिक्रिया है सो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से करवाई जाती है तो क्या किसका निर्माण होता है, जिंक सल्फेट और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो जिंक सल्फेट आपका है सो सॉलिड यानी ठोस के रूप में रहता है तो S लिख दिया गया है। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि आपका जलीय विलयन के रूप में रहता है तो ये आपका AQ के रूप में लिखा गया है, AQ मतलब लिख दिया गया है उसके बगल कोष्ठ के में। उसके बाद एडो क्या प्रतिफल के रूप में मिलता है, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 जो कि आपका जलीय विलयन होता है। तो जो जलीय विलयन होगा उसके लिए AQ लिख दिया गया है। प्लस नाइट्रोजन गैस यानी N2, ये आपका हो गया नाइट्रोजन गैस यानी गैस के रूप में, तो ये आपका गैस हो गया तो गैस लिख दिया गया है यानी गैस G। ठीक है, इस प्रकार है सो हम रासायनिक अभिक्रिया को अगर निरूपित करते हैं तो हमें किसके बारे में जानकारी मिलेगी, ये मतलब अभिकारक है सो ठोस है या गैस के रूप में है या द्रव के रूप में, इसकी जानकारी मिलेगी। और प्रतिफल ठोस के रूप में है या गैस के रूप में, हमें इसकी भी जानकारी मिलेगी। ठीक है प्यारे, अब जाके नेक्स्ट देखते हैं क्या है सीमा, इसको उपयोगी बनाने के लिए क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है सो सेकंड है आपका ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। सेकंड क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। ये हमें जानकारी कैसे मिलेगा, तो चलिए आइए देखते हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। ठीक है, पहले रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके फलस्वरूप उसके बाद उत्सर्जित एवं उसके बाद उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। यानी उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं तरफ यानी प्रतिफल की ओर, किसकी ओर, प्रतिफल की ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है। तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए बाईं ओर यानी अभिकारक जिस तरफ रहता है उसकी ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है। इसको इस प्रकार समझिए। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से देखिए, जब कार्बन
को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, चलिए ये आपका है सो किसकी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ये अभिक्रिया होने के बाद है सो ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो प्रतिफल के बाद है सो प्लस ऊष्मा लिख दिया गया है, तो ये आपका हो गया क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, सेकेंड है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जब नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाया जाता है तो NO का निर्माण होता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ये अभिक्रिया होता है तो उष्मा का क्या होता है, अवशोषित होता है। इसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषित होने के लिए क्या करके हैं, प्लस उष्मा यानी अभिकारक की ओर बाईं ओर प्लस उष्मा लिख दिए हैं। ठीक है, एरो, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण हुआ है NO का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये ऊपर वाला पहले था क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार अगर उष्मा प्लस उष्मा लिख देने से हमें ये लिख देंगे तो इस प्रकार हमें क्या होगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका गैस के उत्सर्जन की जानकारी। किसकी जानकारी, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। किसकी जानकारी हमें मिलती है, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। ठीक है, इसके लिए देखते हैं क्या है, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर कोई गैस निकलता है। ठीक है, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो गैस समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह किसका उपयोग करेंगे, एरो, ऊपर की ओर जो एरो होगा उसका उपयोग करेंगे। किसका उपयोग, यानी ऊपर की ओर जो एरो होगा उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, लिख दिया जाता है तो हमें गैस की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाया जाता है यानी H2SO4 से, तो किसका निर्माण होता है, जिंक सल्फेट का, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ इसको है सो ये एरो के ऊपर एरो लगा देने से इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। ठीक है, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, गैस उत्पन्न हो रही है यानी गैस निकल रही है, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, चौथा है अवक्षेप बनने की जानकारी। चौथा क्या है, अवक्षेप बनने की जानकारी। ठीक है, चौथा है अवक्षेप बनने की जानकारी। ठीक है, पहले ठीक है देखते हैं ये भी। अगला क्या है आपका, अवक्षेप बनने की जानकारी। क्या है, अवक्षेप बनने की जानकारी। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है अवक्षेप। यह जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि अभिक्रिया, इसको यहाँ कर लीजिएगा, यदि यहाँ यदि होगा। ठीक है,
यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो उस अभिक्रिया उस प्रतिफल के संकेतों या सूत्रों के बाद, इसको कर लीजिए, तीर का निशान जो है नीचे की ओर होगा इसमें, ठीक है, किसकी ओर, नीचे की ओर, एरो का निशान जो होगा नीचे की ओर इसमें होगा। जब पृथक के रूप मतलब प्रतिफल जो अगर पृथक होता है यानी नीचे पेंदी में बैठ जाता है तो उसके संकेतों या सूत्रों के बगल में क्या दे दिया जाता है, एरो का निशान नीचे की ओर लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जब AgNO3 सिल्वर क्या होगा, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो AgCl का निर्माण होता है जो अवक्षेप के रूप में बैठता है और प्लस में क्या बनता है, HNO3, ठीक है, HNO3। तो देखिए यहाँ AgCl जो अवक्षेप के रूप में बैठा तो ये इसके बगल में क्या है, एरो का निशान नीचे की ओर दे दिया गया, ठीक है। इससे इसका मतलब यही हुआ कि ये अवक्षेप के रूप में पृथक होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है। अब जाके नेक्स्ट देखेंगे, पांचवा, ये आपका, हाँ ठीक, चलिए यह ध्यान दीजिएगा। पांचवा जो है आपका क्या है, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, क्या है, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देशित किया जाता है, जैसे यहाँ देखिए अभिकारक जो होगा वो लिखेंगे, अगर ताप या दाब या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है तो यहाँ एरो के चिन्ह के ऊपर ताप या दाब जो जिसके उपस्थिति में होगा वो लिखेंगे, या उत्प्रेरक जो भी होगा उसके वो लिख देंगे, ठीक है, जो बनेगा प्रतिफल वो लिख देंगे, ठीक है। ये हमें लिखने से हमें अभिक्रिया के शर्तों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद छठा है क्या, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित दो तीर चिन्ह दिए जाते हैं। कैसा दो तीर चिन्ह, एक ये एरो, एक ये एरो, ठीक है, ऐसा चिन्ह दिया जाता है उत्क्रमणीयता को दर्शाने के लिए। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाया जाता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है, तो N2+3H2O, ये देखिए यहाँ दिया गया है ना ये चिन्ह, तो इससे हमें क्या किसकी जानकारी मिलती है, उत्क्रमणीयता की जानकारी, ठीक है। तो प्यारे आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको अगले क्लास में दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।